जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों साल 2019 के एयर स्ट्राइक के बारे में शायद आप लोग भूले नहीं होंगे। और दोस्तों ये एयर स्ट्राइक असल में 1971 के बाद भारत के द्वारा अंजाम दिया गया ऐसा पहला घटना है जहां पे पाकिस्तान के एयर स्पेस को पार करते हुए पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था। और दोस्तों इस एयर स्ट्राइक का जो नायक था वो था मिराज 2000 एयरक्राफ्ट। पर अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ऐसे ही सेम एयर स्ट्राइक के डर रशिया को भी सता रहा है, क्योंकि एयर स्ट्राइक के नायक कहे जाने वाले मिराज 2000 एयरक्राफ्ट अब यूक्रेन पहुंच सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या फ्रांस सच में यूक्रेन को मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट देने जा रहा है, और अगर फ्रांस की तरफ से ये एयरक्राफ्ट दिया जाता है तो ये रशिया के लिए क्यों चिंता को बढ़ाएगा। बेसिकली दोस्तों यूक्रेन की तरफ से लगातार वेस्टर्न देशों के सामने ये गुहार लगाया जा रहा है कि वेस्टर्न देश यूक्रेन को बड़े हथियारों का सप्लाई करे। यूक्रेन की तरफ से जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों के सामने मेन बैटल टैंकों के सप्लाई को लेकर रिक्वेस्ट रखा गया था, लेकिन दोनों देशों की तरफ से ही इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया गया। जबकि उसके बाद अब बताया ये भी जा रहा है कि यूक्रेन इन दोनों देशों के अलावा और भी कई सारे देशों के सामने फाइटर एयरक्राफ्टों के सप्लाई को लेकर रिक्वेस्ट रखा है। पर दोस्तों अगर देखा जाए तो मेजोरिटी बड़े देशों का फिलहाल इसमें पॉइंट ऑफ व्यू संपूर्ण ऑपोजिट है। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हाल ही में ये कंफर्म कर दिया गया है कि अमेरिका फिलहाल यूक्रेन को F-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट देने को लेकर तैयार नहीं है। पर दोस्तों अमेरिका के इस तरीके के डिसीजन के बाद एक तरीके से फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा ये इंडिकेशन दिया गया है कि फ्रांस यूक्रेन को फाइटर एयरक्राफ्टों का सप्लाई कर सकता है, और वो भी मिराज 2000 जैसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यूक्रेन के वरिष्ठ मिलिट्री अधिकारियों का ये मानना है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है, और केवल मात्र सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर कहे तो एयर डिफेंस मिसाइल यूक्रेन की हवाई रक्षा नहीं कर सकता। रशिया की तरफ से लगातार जिस तरीके से फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के ऊपर हमला किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए यूक्रेन को महत्वपूर्ण फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। पर अगर देखा जाए तो वेस्टर्न देशों के द्वारा लगातार यूक्रेन को बड़े बड़े हथियार दिया गया है, लेकिन इनमें इस तरीके का हथियार नहीं है जिसे आप डायरेक्टली एक ऑफेंसिव हथियार कह सके। बेसिकली दोस्तों यूक्रेन के रक्षा के लिए अब तक वेस्टर्न देशों के द्वारा हथियार दिया गया है, जिनमें सरफेस टू एयर मिसाइल से लेके स्ट्रिंगर जैसे कंधे पे रख के फायर किए जाने वाले मिसाइल है, जो अब तक इस लड़ाई में काफी इफेक्टिव तो रहा, लेकिन लड़ाई को संपूर्ण रूप से पलटने का क्षमता इन हथियारों के पास नहीं है। पर दोस्तों वेस्टर्न देश काफी बड़े अमाउंट के हथियार यूक्रेन को तो दे रहा है, लेकिन बड़े हथियार देने के लिए इसीलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि इससे ये जो लड़ाई है ये और फैल सकता है। हालांकि दोस्तों यूक्रेन को हथियार देने को लेके यूरोप के अंदर भी अब फूट पड़ा है, और यूरोप में कुछ देश ऐसे भी है जो यूक्रेन को ऐसे बड़े हथियार सप्लाई करने के पक्ष में नहीं है, जबकि पोलैंड जैसे कुछ ऐसे देश है जो कुछ स्पेशल कंडीशन पे यूक्रेन को फाइटर एयरक्राफ्ट सप्लाई करने तक के पक्ष में है। वही पे दोस्तों अगर देखा जाए तो इस लड़ाई में फ्रांस की तरफ से अब तक इतने बड़े भूमिका तो निभाया नहीं गया है, लेकिन जिस तरीके से इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा द हेग में बयान देते हुए ये इंडिकेशन दिया गया है कि फ्रांस यूक्रेन को फाइटर एयरक्राफ्ट दे सकता है, इससे अब आने वाले समय में यूक्रेन रशिया के लड़ाई में फ्रांस का भी भूमिका बढ़ने जा रहा है। और दोस्तों ये जो मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट का जिक्र किया जा रहा है या फिर कहे तो अब चर्चा किया जा रहा है, अगर ये चर्चा सच होता है तो ये रशिया के लिए चिंता को और बढ़ाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट है इसे काफी कैपेबल और काफी ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। हालांकि 80 के दशक में ये एयरक्राफ्ट अवश्य बना हुआ है, लेकिन उस दरमियान इन एयरक्राफ्टों को इस तरीके से बनाया गया था कि ये अभी भी 21st सेंचुरी के आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और दोस्तों इसी कारण इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अभी भी मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को तब खरीदा गया था जब अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट दिया गया था, और इससे आप लोगों को ये भी अंदाजा लग गया होगा कि मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को F-16 एयरक्राफ्टों के बराबर के या फिर उससे अधिक ताकतवर एयरक्राफ्ट के रूप में ही देखा जाता है। मतलब अगर यूक्रेन को F-16 जैसे एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है और उसके बदले में अगर यूक्रेन को मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट मिलता है तब भी यूक्रेन को फायदा होगा। वहीं पे दूसरी तरफ दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के अगर कैपेबिलिटी को देखा जाए और कैपेबिलिटी को अगर रशियन एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जाए तब भी इन एयरक्राफ्टों में ऐसे कैपेबिलिटीज है जो कुछ कुछ मामले में रशियन एयरक्राफ्टों को भी पीछे छोड़ देता है। बेसिकली दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से भारत के बेड़े में बड़े मात्रा में रशियन ओरिजिन MiG-29 और सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्ट होने के बावजूद जब साल 2019 में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था तब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों को ही चुना गया था। दोस्तों रशिया के जो सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट है, ऑब्वियसली इन एयरक्राफ्टों के पास काफी अधिक कैपेबिलिटी है और हवा में लड़ाई लड़ने में ये एयरक्राफ्ट माहिर है, लेकिन छुप के दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के अगर हमला करने का बात हो तो इसमें मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को एक माहिर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कारगिल की लड़ाई के दरमियान भी मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के द्वारा अपना कैपेबिलिटी को दर्शाया गया था। दोस्तों पहाड़ के चोटियों में छुपे हुए दुश्मनों को मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के द्वारा
लेजर गाइडेड बॉम्ब के द्वारा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया गया था। और दोस्तों आज से 20 साल पहले ऐसे पहाड़ के चोटियों में छुपे हुए दुश्मनों को एयरक्राफ्टों के द्वारा मार गिराना एक तरीके से इम्पॉसिबल टास्क था। अब इससे आप समझ सकते होंगे कि अगर मिराज 2000 एयरक्राफ्ट यूक्रेन के हाथ में लगता है तो ये यूक्रेन के लिए कितना बड़ा हथियार होगा। पर दोस्तों यूक्रेन के द्वारा अगर इन एयरक्राफ्टों को इफेक्टिवली रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करना हो तो इसके लिए यूक्रेन को कई तरीके के चीजों को सीखना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहला चीज है तो ये एयरक्राफ्टों को महारत के साथ कैसे उड़ाते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो यूक्रेन के पायलटों के पास केवल मात्र सोवियत ओरिजिन के एयरक्राफ्टों को ही फ्लाई करने का एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग है। और ऐसे में यूक्रेन के पायलटों को मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने के लिए लंबे ट्रेनिंग का आवश्यकता होगा। दूसरी तरफ खाली ट्रेनिंग का ही आवश्यकता नहीं बल्कि इन पायलटों के पास उस तरीके की कैपेबिलिटी भी होना चाहिए जिससे कि ये बिना डरे रशिया के टेरिटरी को क्रॉस कर सके। और दोस्तों इससे ही एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि दोस्तों अगर कुछ लिमिटेड संख्या में मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाता है तो शायद ये एयरक्राफ्ट उतना कारगर ना हो या फिर रशिया को उस तरीके से नुकसान ना पहुंचा पाए। रशिया के पास कई सारे आधुनिक और बड़े एयरक्राफ्ट है और दोस्तों अगर सामना सामने इन एयरक्राफ्टों का लड़ाई मिराज 2000 के साथ होता है तो कई मामलों में रशिया के एयरक्राफ्ट मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के ऊपर हावी होगा। खास करके अगर देखा जाए तो कुछ टेक्नोलॉजी के मामले में मिराज 2000 एयरक्राफ्ट पीछे है। 1980 के दशक के जो एयरक्राफ्ट है ये फिलहाल फ्रांस के बेड़े में करीबन 92 के संख्या में अभी भी बचा हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो अलग अलग वेरिएंट के करीबन 315 मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को फ्रांस के बेड़े में शामिल किया गया था। मतलब करीबन 200 के आसपास एयरक्राफ्ट फ्रांस की तरफ से अब तक रिटायर्ड किया जा चुका है। अब देखना यह है कि रिटायर्ड किया हुआ जो एयरक्राफ्ट फ्रांस की तरफ से स्टोरेज में रखा गया है या फिर कहे तो बैकअप के तहत रखा गया है, क्या उन्हीं एयरक्राफ्टों को कुछ मॉडिफाई करके या कुछ मेंटेन करके यूक्रेन को दिया जाएगा या फ्रांस के बेड़े में जो एयरक्राफ्ट फिलहाल ऑपरेशनल है उन्हीं एयरक्राफ्टों में से एयरक्राफ्टों को निकाल के फ्रांस यूक्रेन को देना चाहता है। हालांकि दोस्तों अगर रिटायर्ड किया हुआ एयरक्राफ्टों को फ्रांस की तरफ से दिया जाता है तो इन एयरक्राफ्टों को फ्रांस के द्वारा मेंटेन करना पड़ेगा और ऊपर से कब ये एयरक्राफ्टों को रिटायर किया गया था और तब कौन से कंडीशन में इन एयरक्राफ्टों को रिटायर किया गया था वो भी देखना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों जो बचा कुचा मिराज 2000 एयरक्राफ्ट फ्रांस के बेड़े में है उन एयरक्राफ्टों को कई साल पहले फ्रांस की तरफ से आखिरी बार अपग्रेड किया गया था और फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को भी फ्रांस के द्वारा साल 2024-25 तक संपूर्ण रूप से रिटायर करने का तैयारी किया जा रहा है। मतलब फ्रांस इन एयरक्राफ्टों को फिलहाल कुछ साल पहले तो अपग्रेड नहीं किया होगा। ऐसे में एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स से शुरू करके एयरक्राफ्टों के कई तरीके के जो इक्विपमेंट है ये पुराना ही होगा। हालांकि फ्रांस के बेड़े में जो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है ये फ्लाइंग कंडीशन में है, मतलब तुरंत अगर इसे यूक्रेन को भेजा जाता है तो यूक्रेनियन पायलट इसे फ्लाई करके लड़ाई के क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि दोस्तों इसके अलावा संख्या भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर बड़े संख्या में मिराज 2000 एयरक्राफ्ट नहीं दिया जाता है और कुछ 2-4 के संख्या में एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किया जाता है तो ये लड़ाई में किसी भी तरीके का कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल सकेगा। इवन अगर इन एयरक्राफ्टों को यूक्रेनियन पायलटों के द्वारा लिमिटेड एयर स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जाता है तब भी एयरक्राफ्टों के स्क्वाड का आवश्यकता होगा। और दोस्तों बेहतरीन एयरक्राफ्टों के द्वारा अगर इसे स्क्वाड नहीं किया जाता है तो रशिया आसानी से इन एयरक्राफ्टों को स्वीकार कर सकता है। हालांकि इसके अलावा ये भी अब तक साफ नहीं हुआ है कि फ्रांस इन एयरक्राफ्टों के साथ हथियार भी प्रोवाइड करेगा कि नहीं। बिना हथियार के ये एयरक्राफ्ट कोई काम का नहीं होगा। दोस्तों अब चलिए थोड़ा सा जानते हैं मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के बारे में। दोस्तों मिराज 2000 असल में सिंगल सीटेड सिंगल इंजन एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट की लंबाई करीबन 14.36 मीटर और विंग स्पैन करीबन 9.13 मीटर है। एयरक्राफ्ट का हाइट 5.2 मीटर और विंग एरिया करीबन 41 मीटर स्क्वायर है। एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वेट करीबन 7,500 किलोग्राम है, जबकि इसका ग्रॉस वेट 13,800 किलोग्राम है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 17,000 किलोग्राम है। इसके इनिशियल फ्यूल कैपेसिटी करीब 3,950 लीटर से लेके 8,000 लीटर है और इसमें एक स्निग्मा M53P2 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 64.3 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 95.1 किलोन्यूटन है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये हाई ऑल्टीट्यूड में मार्क 2.2 के अधिकतम रफ्तार में उड़ान भर सकता है, जबकि सी लेवल में यही रफ्तार इसका आधा होता है। एयरक्राफ्ट का रेंज 1550 किलोमीटर है, जबकि ऑक्सिलरी फ्यूलिंग के साथ ये जो एयरक्राफ्ट है ये 3335 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्ट का सर्विस सीलिंग 17,000 मीटर है, जबकि इसके रेट ऑफ क्लाइंब 285 मीटर पर सेकंड है। एयरक्राफ्ट में 2 30 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें 9 हार्ड पॉइंट है, जिसके सारे 6,300 किलोग्राम के पेलोड को कैरी किया जा सकता है। हथियार के रूप में एयरक्राफ्ट में MBDA माइका और मैजिक 2 जैसे मिसाइल और इंडियन वर्जन में अस्त्र जैसे मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जबकि एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में AM39 एग्जॉस्टेड और स्कैल्प EG जैसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल होता है। मार्क 82 जैसे अनगाइडेड बॉम्ब भी इसमें लगाया जा सकता है, जबकि गाइडेड बॉम्ब के रूप में PGM-500 से लेके AS-30
30L परमाणु बॉम्ब और GBU 12, 16, 24, 39 जैसे बॉम्ब और ASMPA जैसे बॉम्ब्स को और भारत के वर्जन में स्पाइस 2000 जैसे बॉम्ब्स को भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।